जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे खास अचीवमेंट की, यानी कि एक भारत के लिए एक ऐसे उपलब्धि की जिसमें लंबे समय से 26/11 का जो टेररिस्ट तहव्वुर हुसैन राना, वो भारत के कब्जे में, भारत के शिकंजे में। हालांकि प्रत्यार्पण संधि के साथ में कुछ उसकी अपनी औपचारिकताएं होती, उसके तहत उसे लाया गया है, लेकिन एक भारत के लिए बड़ी कामयाबी से कहा जा सकता है, हमारी एजेंसीज के लिए, गवर्नमेंट के पार्ट पे। अब वो तमाम चीजें उगलवाई जाएंगी जिसकी भारत को दरकार है, और अंतरराष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान का वो नापाक इरादा भी बताया जाएगा कि किस तरह की हरकत इन्होंने की। स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे होंगे कि कौन राना है, इसका बैकग्राउंड क्या है। पाकिस्तान मूल का कनाडाई नागरिक है, इसका रोल क्या है, और अब एजेंसी क्या करेंगे, उन तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सेना के पूर्व अधिकारी ब्रिगेडियर भगवान सिंह जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर दीप्ति सिंह हमारे साथ में जुड़ रही हैं, और राजस्थान ATS SOG के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि लीगल पहलू क्या है इसका, और क्या कसाब की तरह सजाए मौत राना को भी दी जा सकती है। किन चीजों को लेकर के कुछ सावधानियां प्रत्यार्पण संधि की होती हैं, उन्हें भी बरतना जरूरी है। ये क्या पैरोल पे छूट सकता है या जमानत पे छूट सकता है, उन तमाम जो पहलू हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि भारत के पार्ट पे अगर ये तमाम चीजें उगलवा भी ली जाती हैं, सच्चाई जो इंडिया के पास में है वो सबूत के साथ में इकट्ठी भी कर ली जाती है, उसी के मुख से कहलवाई जाएंगी, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे साथ भगवान सिंह जिस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सर एक बड़ी कामयाबी या उपलब्धि कह सकते हैं, ऐसा एक टेररिस्ट जिसके सिर पर लगभग 250 लोगों के कत्ल का जुर्म। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये तो एक पहला मौका है जिसमें किसी दूसरी कंट्रीज से हमारे, जबकि वो हमारा नेशनल भी नहीं है, उनके नेशनल को हमारे यहाँ पर एक्स्ट्राडाइट किया है। और ये हमारी डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव जो एफर्ट्स हैं उनके अधिकारियों और हमारे अधिकारियों के बीच में, ये उसी का रिजल्ट है। दूसरा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोलैबोरेशन होता है टेररिज्म को लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, उसकी तरफ भी इसमें देखा जाए तो हमारी जो एफर्ट है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी कामयाबी हुई है इससे, और इससे काफी कुछ सब सामने आएगा। जी, तो एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है इसे। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि देखिए एक ये जीता जागता उदाहरण है कि आप दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री में बैठे हुए दूसरे कंट्री के में आप एक प्लान करते हो, और किसी के साथ किसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो LET उसके और ISI के इशारे पे और उसके हिसाब से आप काम करते हो। जो इंटरनेशनल गिरोह जो इन्होंने बनाया और जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की, इसको जो पूरा एक्सपोज हो गया, इसमें जो पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स हैं वो सब एक्सपोज हो जाएंगे। ISI के जितने गुर्गे हैं या उनकी जो भी कोई प्लान है, उनका जो नेटवर्क है, कहाँ से फाइनेंसेस आते हैं, ये सब इन चीज़ों के बारे में, और उनका नेटवर्क कहाँ कहाँ है, और इंडिया में और बहुत से होंगे जो स्लीपिंग सेल है। जैसे ये इन्होंने हमारे सामने ही ऑफिस खोल लिया बम्बई में, और वहाँ से एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं लगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी है, वो कुछ सीखेंगी इसके बारे में कि किस तरह से ये जो ऑपरेटिव्स होते हैं बाहर से, और टेररिस्ट का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे LET हो चाहे कोई सा भी होता है तंजीम हो, उनका किस तरह से यहाँ पर स्लीपिंग सेल होती हैं, वो एक कोवर्ट तरीके से ऑपरेट करती हैं, और हमारी एजेंसीज उसका पता नहीं लगा पाती। तो इस विषय में इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमें बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, और उनको काफ़ी बड़ा लेसन लर्न होगा कि कहाँ उनकी चूक हुई और किस तरह से वो आगे इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, एक हमें धन्यवाद देना पड़ेगा अमेरिकन गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट को भी, खास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप को,
कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके, हालांकि उनके नेशनल भी मारे गए थे इसमें, तो उनका भी इंटरेस्ट था कि ये जो भी इसके अंदर कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको सबको जस्टिस पे लाया जाए, सबको सजा दी जाए, तो ये उनके इंटरेस्ट में भी था। हालांकि क्योंकि उनके जो कोर्ट्स हैं, उनके यहाँ कोई ऑफेंस जो हुई है उसके बारे में उसको 14 साल की सजा मिल गई, वो खत्म हो गई कहानी। लेकिन जो हमारे यहाँ जो ऑफेंस हुई वो सेपरेट है। हालांकि इसने ये प्ली किया था कि डबल जोपार्टी का जो बात करते हैं, तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि ये सब ओवरकम होके, सारी कुछ समस्याओं का समाधान होते हुए, और जिस तरीके से आखिर में इसने जो भी सुप्रीम कोर्ट तक इसने क्या क्या प्ली लेके गया, सब रिजेक्ट हो गई, और आखिर में इसके बट इससे एक और उदाहरण हो सकता है कि जो हमारे दूसरे फ्यूजिटिव्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज में इस तरह से भगे हुए हैं और उन्होंने जो यहाँ पर अपराध किया है, उनके बारे में भी इस तरह से जो तत्परता से काम हुआ है और जो भी कोलैबोरेशन हुआ है या गवर्नमेंट के साथ में डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन हुआ है, ये वहाँ भी इस तरह की एफर्ट की जाए तो शायद हमें उनके बारे में भी सफलता मिल सकती है। जी बिल्कुल, एक मजबूत कड़ी और एक मजबूत वो कही जा सकती है। इसमें बहुत सारी चीजें पता लगेगी हमारी एजेंसी से चूक कहाँ पे हुई, वो तमाम चीजें भी भविष्य के लिए हमारे लिए लेसन की तरह भी देखा जाएगा, और हम क्या कर सकते थे, कहाँ अगर कहीं कोई चूक है तो उससे अगर देखते देखते भी उसे हम कैसे दूर कर सकते। चलिए, हमारे साथ में राजस्थान के पूर्व अधिकारी हैं, एटीएस और एसओजी एंटी टेररिस्ट सेल और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में लंबे समय काम किया है। हमारे साथ योगेंद्र जोशी साहब हैं। सर, ऐसे जो टेररिस्ट आते हैं, जिन्हें लेके आते हैं, और एटीएस एसओजी जिन स्टेट्स में है, वो अपना एक सुपरविजन होता है, उनकी अपनी एक मॉनिटरिंग सेल भी होती है, एक दूसरे से आदान प्रदान भी करते हैं। मैं जब भी कॉन्फ्रेंसेस ऐसे सुनता हूं तो उसमें कहा भी जाता है कि खासकर ऐसे सेल्स में आपस में चर्चा करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, क्या कुछ मिल रहा है। एनआईए भी आप लोगों के साथ में कोलैबोरेट करते हैं। तो ऐसे टेररिस्ट को लेकर के आने के बाद में फायदा क्या होगा, क्या जांच का पहलू क्या होगा? योगेंद्र जी, आम अपराध होते हैं, जिस तरह से जोशी साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। आपकी साउंड बहुत प्रॉब्लम कर रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम में। अभी मैं वापस जुड़ूंगा आपके साथ में। तो जी, तो मेरा योग है कि ब्रांच है, उनसे इनका आपस में संपर्क रहता है। देखिए, अभी ये तबस्सुर राणा जो है, ये अकेला ही अपराधी नहीं है, इसमें जो है हेडली, इसका जो है साथी था ये, जिसने भी इसके अंदर बराबर का समर्थन किया था। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका में जब शिकागो एयरपोर्ट से 2009 में इसको डेविड हेडली को गिरफ्तार किया, तो उसके बयानों के आधार पर ही ये खुलासा हुआ था कि तबस्सुर राणा जो है, जो आईएसआई का एजेंट रहा है, और ये पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर का भी काम करता था। तो उस समय में जो ये साथ रहने वाले लोग थे इतने, ये इसका जो डेविड हेडली का जो असली नाम है वो दाऊद गिलानी नाम है। जब ये अमेरिका में चला गया तो उसके बाद इसने अपना नाम बदल लिया, क्योंकि ये वहां का मूल निवासी हो गया। इसी तरह से तबस्सुर राणा जो है, ये पाकिस्तानी नागरिक था, और ये कनाडाई नागरिक है, वैसे पाकिस्तानी जन्म का है और कनाडाई नागरिक है। और इन्होंने क्या किया है, डेविड हेडली के साथ मिलकर के तारदेव इलाके के अंदर इमिग्रेशन का एक ऑफिस खोला इन्होंने सबसे पहले, और उस इमिग्रेशन के ऑफिस के नाम से डेविड हेडली भी 5 बार इंडिया में आया है, और तबस्सुर राणा ने जो है दफ्तर खोला, उसमें उसकी मदद की है। ये क्या करते थे कि इन इलाकों में जहां जहां इस प्रकार के अपराध करने हैं, उन अपराधों को चिन्हित करते थे, तथा इनका जो आका बैठा हुआ है, जो हाफिज सईद है, जो उस हाफिज सईद के माध्यम से ये जो अपने अजमल कसाब या इसके जो साथी भेजे गए थे, जो हाफिज सईद के माध्यम से अजमल कसाब को गाइडेंस मिलना, हेडली और तबस्सुर राणा के माध्यम से पूरे इंडिया के अंदर ऐसे स्थानों को चिन्हित करना जहां पर भीड़ भाड़ के इलाके हों, और क्या तरीका एडॉप्ट किया जाए, उस तरीके के बारे में जब ये
जब ये तवस्सुर राणा आ जाएगा तो आप देखिएगा कि जो लोग मर गए थे, वैसे तो जानकारी अजमल कसाब ने भी काफी दी होगी, लेकिन अजमल कसाब तो खाली काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके पीछे जो जिनके दिमाग थे वो दिमाग थे, एक तो हेडली का दिमाग था, एक तवस्सुर राणा का दिमाग था, और हाफिज सईद उनका सपोर्टर था। अब मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर ये इंडिया में आया है तो इसके जितने भी ईमेल ट्रांजैक्शन हुए हैं हेडली के साथ, उन ईमेल ट्रांजैक्शनों का बिल्कुल विश्लेषण होगा बारीकी से, और वो किन किन को फॉरवर्ड हुए हैं ये भी देखना पड़ेगा। अगर देखिए अमेरिका का ये हो जाता बात कि ये डेविड, अगर अपने को डेविड मिल जाता तो दाऊद गिलानी कहते हैं, अगर ये और आ जाए तो मैं ये कहता हूं 26/11 का तमाम जितनी भी बैकग्राउंड में छिपी हुई बातें हैं वो सारी की सारी सामने आ जाएंगी। और पाकिस्तानी ISI का तो एक मेजर भी इसके अंदर शामिल था उस समय, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसने भी ISI से मिलकर इनको तैयार करवाया, और ये डॉक्टर वहां ये काम करता था, इसने संपर्क किया, और हेडली और ये तवस्सुर राणा ये बचपन के साथी थे पाकिस्तान में, तब ये बाहर जाने से पहले, तो इन्होंने वहां मिलकर के इस प्रकार का जो किया है, उससे हमारे 8 जगह इन्होंने बम ब्लास्ट करे थे। एक तो 167 व्यक्तियों की जान गई थी उसके अंदर, और मैं ये समझता हूं कि तवस्सुर राणा के आने के बाद हमारी एजेंसियों को ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की जैसे PFI यहाँ कार्रवाई कर रही है या इंडियन मुजाहिदीन यहाँ कार्रवाई कर रही है, इन लोगों के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, इनके ऊपर जो कार्रवाइयां चलती हैं, ये किन किन को अपने में शामिल करते हैं, किन किन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अब जैसे PFI के 5 आदमियों को अभी यहाँ चालान पेश किया है, और वो 5 आदमी राजस्थान के थे। तो मेरा कहना यह है कि मात्र पुलिसिंग से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से अपराधियों से निपटा जाता है, उस तरह के निपटने के हमारे इंडिया में तरीके इजाद होने चाहिए। साथ ही हम टेक्निकल तौर पर हमारे पास टूल नहीं है अभी तक। अरे भाई, हवाई जहाज को धमकियां दे देते हैं, हवाई जहाज में कागज रख दिया अभी इंडिगो में अंदर कि साहब ये इसमें बम रखा हुआ है, लेकिन अभी तक अखबार में नहीं आया कि साहब पता कर लिया क्या इन्होंने। और मैं कह रहा हूं हमारे स्कूलों में है, हमारे अस्पतालों में है, इन सब जगह जो ईमेल के माध्यम से ये धमकियां देते हैं, योगेंद्र जी अभी हम बहुत पीछे हैं। मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से भारत सरकार को कि आप मेहरबानी करके इन सब चीजों में तैयारी करें, और इस प्रकार के जो विदेशी आका जो इनका फायदा उठाते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का फायदा उठा रहे हैं, उसके लिए हमारी पुलिस, हमारी ATS SOG इसके लिए तैयार होनी चाहिए, तब जाके ये काम चलेगा। जी चले, हमारे साथ दीप्ति जी जुड़ी हुई है। दीप्ति जी मैम, ये मैं जानना चाहूंगा इसमें कानून क्या कहता है? प्रत्यार्पण संधि के तहत अगर किसी अपराधी को लाया जाता है, कसाब को मौके से गिरफ्तार किया, और वो बिल्कुल एक हमारा एक ऐसा गुनहगार था जिसे सजाए मौत दी गई, क्या प्रत्यार्पण संधि ये अलाउ करेगी कि राणा, क्योंकि कसाब तो एक गुर्गा था, जो साजिश रची गई उसका एक पार्ट राणा भी है, तो क्या कानून क्या कहता है कि ये सजाए मौत मिल सकती है इसे भी? म्यूट किया हुआ है मैम, अनम्यूट करिए, आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? जी मैम, जी जी। देखिए, सजा तो होगी, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे हमारे प्रावधान है प्रत्यार्पण का जो 1962 में बहुत क्लियरली इस पे बातचीत की गई है, और बृहद व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट में इसमें। लेकिन क्योंकि प्रत्यार्पण हमेशा से ही दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है, तो वहां का कानून क्या कहता है इसको भी सोचना पड़ता है। और यही वजह है कि समय समय पर भारत कुछ देशों में जहाँ की भारतीय व्यक्ति या भारत से जुड़े हुए अपराध करके व्यक्ति शरण ले लेते हैं, तो ऐसी जगहों पे संधि बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत रसूख वाले होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। और बहुत सारे भारत से बाहर कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे आज भी फाइनेंस के आधार पे आपको अपने यहाँ शरण दे दी जाती है या नागरिकता दे दी जाती है। तो एक तरह से समझिए भारत के कानून को ठेंगा दिखाने वाले ये सारे प्रोविजंस हैं, क्योंकि अपराधी दिमाग से इतने शातिर होते हैं, उनको पता है कि अगला स्टेप उनका क्या होगा। वो पहले ही इतने बड़े अपराध करने के बाद अपने लिए जगह ढूंढ लेते हैं कि वो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि वहां पे जो संधि है भारत की वैसे प्रत्यर्पण को मना करता है वो देश की नहीं, हम आपको अपराधी ये नहीं देंगे, क्योंकि उससे उनके फाइनेंस की हिलने की चांसेस होते हैं। इन सबको ध्यान में रखकर भारत ने कुछ ऐसे देशों के साथ संधि किया है जहां लोग बहुत अट्रैक्टिव वे में भारत को छोड़ के वहां शरण ले लेते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, लंदन हो गया, दुबई, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां आप टिप्स पे नाम लीजिए और भारत के ऐसे जितने भी फिजिटिव क्रिमिनल्स हैं वहां जाके शरण लेते हैं। इसके लिए ट्रीटी की जाती है विदेशों से, उस देश से जहां ऐसे भारतीय जाकर छिप सकते हैं। उस ट्रीटी में साफ तौर पे कहा जाता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हमारे देश का गुनहगार है, अगर आपके यहाँ छिपता है और हमें इस बारे में पता चल जाता है, तो एक प्रोविजन है जो कानून के साथ चलकर वहां से एक अप्रूवल ले लिया जाता है। सबसे बड़े डिपार्टमेंट जो यहाँ पे NIA का डिपार्टमेंट, वो आपको बताता है कि आपका जो ये अपराधी है किस कंट्री में छिपा हुआ है, कहाँ शरण लिया हुआ है। यहाँ तक कि अब AI के थ्रू उनको इतना पता हो गया कि इस व्यक्ति ने अपने चेहरे को किस तरीके से डिजाइन किया है, छिपाया है, वो भी पता चल जाता है। और किसी भी तरीके से वहां पे जाकर अब आप अपने उस अपराधी को लाने की बात करिए, क्योंकि देश हमारा कई बार ऐसी जगहों पे हैंडीकैप फील करता है जब उनके पास ऐसी संधि नहीं हुई है, तो वो कोशिश करते हैं कि फिर संधि कर ली जाए। ऐसे करने कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि प्रत्यर्पण संधि अगर किसी भी देश से किसी भी गुनहगार को अगर आप लेके आते हैं तो पर्टिकुलर एक केस के सिलसिले में लेके आते हैं। बिल्कुल, केस के इर्द आपको आपकी जांच रखनी होगी। अगर वो कुछ अगर उगल भी देता है कि भारत में हमने कब क्या कुछ किया, तो ये सुना जा रहा है कि आपके पास ये कोई रिपोर्ट तो तैयार हो सकता है, लेकिन नया मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उस कंट्री में मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन वो व्यक्ति विशेष जिसपे भारत में मुकदमा चल रहा है और वो सिद्ध भी हो गया, लेकिन वो आपकी पहुंच से बाहर है, तब ये ट्रीटीज काम आते हैं, तब ये इंटरनेशनल लॉ काम आते हैं। और आप उस कंट्री को वो सारे भेजते हैं कि देखिए जी, हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट जब तक इंटरवेन नहीं करेगा, आप भारत के किसी दूसरे कंट्री से जाकर उस अपराधी को लेकर नहीं आ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का एक अप्रूवल होता है, एक तरीके से जो लोअर कोर्ट में जितने भी आदेश हुए उन सबको वो अप्रूव करके सर्टिफाई करता है। उस पेपर को लेकर NIA उस कंट्री के साथ कहीं बात करती है, बात करने के बाद वहां की सरकार को वो चीजें भेजी जाती हैं एम्बेसी के थ्रू, और उसके बाद वहां से प्रत्यर्पण अगर पॉसिबल है। उस कंट्री का रूल कहता है कि ये पॉलिटिकली कोई अपराध नहीं है, ये वैसे अपराध हैं जो संगीन अपराध कह सकते हैं, या जिससे किसी देश की शांति और व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई है या यहाँ पे जान माल की हानि हुई है, तो वो देश इस चीज को समझते हुए, ट्रीटी भी पूरी बातों के लिए एब्सोल्यूट ट्रीटी नहीं हो पाता, कुछ चीजों को एक्सेप्शनली छोड़ दिया जाता है कि आप इन कारणों से होने वाले अपराध के लिए हमारे यहाँ के व्यक्ति को आप यहाँ से लेके नहीं जा सकते, क्योंकि प्रत्यर्पण के दौरान दोनों ही देशों के आपसी संबंध खराब होने के भी चांसेस होते हैं, और उस देश से जहां से लेकर आ रहे हैं वहां की भी व्यवस्था थोड़ी बहुत हिलती है। यही वजह है कि हर एक कंट्री अपने यहाँ के जो शरणार्थी होते हैं उनके लिए अलग रूल बनाते हैं। वो रूल अगर उनको अलाउ करता है तो आप प्रत्यर्पण कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सबको पता है भारत के विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, है ना, ऐसे कई लोगों के नाम मिल जाएंगे आपको जो दिखते हैं टीवी पे है, पर आपको उनके उस कंट्री का रूल अलाउ नहीं करता तो वो उनको नहीं भेजते और अपने पास ही संरक्षण देके रखते हैं। फाइनेंशियली ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंट्री के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए वो अपराधी हो सकते हैं। यही वजह है कि ट्रीटी बहुत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, की जाती है। एब्सोल्यूट ट्रीटी पॉसिबल नहीं है किसी भी कंट्री के साथ कि जी हमारा अपराधी हमने आपको बता दिया, आप हमें भेज दीजिए। अब आप आज के बाद में बात करिए, तहव्वुर जो है वो भारतीय अपराधी, भारत का अपराधी है, पर वो भारतीय नहीं है। उसके संबंध दो कंट्री से उसने अपना सिटीजनशिप लिया हुआ था। बेसिकली वो पाकिस्तान का था, बाद में कैनेडियन हुआ और जॉब के कारण वो कहीं अमेरिका और कुछ और भी देश में वो भागों में रहा है, और जिसकी वजह से उसके प्रत्यर्पण के लिए सोचिए कई जगहों से होकर गुजरना पड़ा। और जबकि इस बात को बीते 10 साल 12 साल होने के बाद भी जानते हुए भी कि अपराधी है, उसको लाने में इतना टाइम लग गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कानून की पेचीदगियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ भारत का ही कानून नहीं है, उन सारे देशों के कानून को भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो हमारे
हिसाब से हैं वो हमें अलाउ करते हैं इस तरीके के प्रत्यर्पण को, तब आपके सारे जद्दोजहद जो वो सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज ये जितनी भी मेहनत है, क्योंकि आपने जितने नाम अभी मैंने गिनाए, इनके लिए प्रत्यर्पण की जितनी भी कोशिशें की गई सब जीरो बटा सन्नाटा। भारत को ये अंगूठा दिखाते हुए, भारत की सरकार को, सुरक्षा को, व्यवस्था को, सबको अंगूठा दिखाते हुए बाहर वो बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। ये सारी चीजें हैं, बहुत मायने रखता है, लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है भारत की सरकार को कि इस तरीके के जघन्य अपराधी को, तहव्वुर को, जो किसी और कंट्री का नागरिक है और उसको लेकर भारत में आ रहे हैं, और अब यहाँ के हिसाब से, यहाँ के अपराधी के हिसाब से उसके ऊपर कानूनी शिकंजा पहले से ही था, पहले से ही क्लियर था, अब उसके ऊपर से ट्रायल शुरू होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल, और निश्चित रूप से उसे कब्जे में लेना, शिकंजे में आना, उसका ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। और जब एजेंसीज भारत में उसे पूछताछ करेंगे तो कई चीजें सामने आएंगी। मैं एक बात जानना चाहूंगा जोशी साहब आपसे यहाँ पे, कि एक अपराधी को पकड़ा जाता है मौके पे या फिर तो थोड़ा सा उसमें कुछ अंतर होगा केस चलाने में या उसका लीगल पहलू देखने में? आवाज साफ नहीं आई आपकी आवाज। सर एक अब इसी से समझिए कि आप एक कसाब को जैसे यहीं से पकड़ा गया उस समय, क्योंकि एक अपराधी हाथ लगा था भारत के, ये लोग सब फरार हो गए थे, विदेश की दफ्तर से बैठ करके ही ये तमाम साजिशें रच रहे थे। कसाब के ऊपर जो केस चला उसी तरह से, क्योंकि एक संधि के तहत अमेरिका से लाया गया है राणा को, तो क्या लगता है आपको कि कुछ चेंज होगा इसमें, इन्वेस्टिगेशन में, केस में या ट्रायल में? योगेश, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। अगर कोई विदेशी जो हमारे देश का नागरिक नहीं है या बिना वीजा के पासपोर्ट के आया और यहाँ उसने अपराध किया है, तो उसके ऊपर किसी भी दूसरे देश की कोई जो है संधि वंदी काम नहीं आती है। ये अपराधी था, कसाब आया, समुद्र के माध्यम से आया, चाहे वो पाकिस्तानी था, उसको सजा हुई और उसको हमने फांसी दे दी। लेकिन यहाँ ये देखने की बात है कि जहां पर प्रत्यार्पण संधि होती है तो अलग अलग देश से अलग अलग तरह से अलग अलग शर्तों पर प्रत्यार्पण संधि होती है। अगर आप ये चाहेंगे कि तबस्सुम राणा को यहाँ फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो ये संभव नहीं होगा। यहाँ पर उसको करने से पहले तमाम एविडेंस तैयार करने पड़ेंगे और क्या सजा आप उसको दे रहे हो, ये सजा के बारे में संबंधित जो देश है उसको बताना पड़ेगा कि साहब हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये सब बातें सामने आई हैं और हम इसको ये सजा देना चाहते हैं। मैं समझता हूं फांसी की सजा के अलावा कोई भी सजा हमारा देश दे सकता है, लेकिन फांसी की सजा के लिए उसे संबंधित देश से अनुमति लेना आवश्यक होगा। नंबर 2, जो भी इस प्रकार के, जैसे अभी हेडली वहां बकाया है, अगर जब हेडली को, अगर हमारा देश, आपको ध्यान होगा कि हमारे देश के एक नागरिक को ईरान से पकड़ के वहां ले गए थे, शायद अफगानिस्तान या कहां ले गए, और फिर पाकिस्तान ले गए थे उसको, ईरान के माध्यम से, और उसको पाकिस्तान में, तो था वो हमारे देश का नागरिक, लेकिन उसको ईरान में से यूं पकड़ के पाकिस्तान में ले गए। आप बताइए, उन्होंने अपना फांसी दे दी और फांसी देने का प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया। लेकिन वो ये तभी संभव है जब हम इनडायरेक्ट पकड़ के लाएं। अगर मान लीजिए हेडली कहीं वहां से निकलता है अमेरिका से और किसी दूसरे देश में हम पकड़ के ले आते हैं, फिर हमारी प्रत्यार्पण संधि काम नहीं करेगी, फिर हम उस अमेरिका के प्रति जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। हम उसको पकड़ेंगे और वाकई उसको दंड करेंगे। और इसी तरह से ये तवस्सुम राणा में जरूर है कि हमें उसे फांसी देने के पहले, अगर उसको फांसी की सजा दी जाती है तो वहां बताना पड़ेगा, वहां से अप्रूवल आएगी तो आप फांसी दे पाएंगे, और आजीवन कारावास की सजा होती है तो भी आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि राणा को लेकर के आना ही एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से कई चीजें सामने निकल करके आएंगी। मैं चलते चलते एक सवाल लूंगा भगवान सिंह साहब से। सर, क्या लगता है एजेंसी जो जांच करेंगी अब, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट है ये और भारत का बड़ा गुनहगार भी है, हमें कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी यहाँ से, या फिर हमें एजेंसी अपने हिसाब से जो करेंगी सावधान तो होंगी, लेकिन फायदा क्या होगा इसको यहाँ लेकर के आने का? अगर मान लो कोई आदमी समझना चाहे कि हमने उसको लिया, वहां से इतनी लंबे समय इंतजार भी किया, तो भारत को फायदा क्या होगा? एक आम आदमी पूछ सकता है ये बात। देखिए, भारत को इसका मेरे ख्याल से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, और इसके जो ऑपरेटिव जो
मोडस ऑपरेंडाई है पाकिस्तान में, किस तरह से ये एक्चुअली तो आईएसआई का ही प्लान है। आईएसआई ने फंडिंग की है, ये बिना फंडिंग के कोई इनके बस की बात नहीं है कि कोई 66 टाइम पे आप इधर उधर इंटरनेशनल फ्लाइट पे आओ, रहो, 4-5 दिन दूसरे देश में घूमो, ये कहाँ से फंड आते हैं? तो ये सबसे जरूरी तो ये चीज है कि पाकिस्तान इतना फंड कहाँ से लाता है, और वो एक्सपोज हो जाएगा कि आप पैसे के लिए तो दुनिया से उधार मांग रहे हो, और इस तरह से आप टेररिज्म के लिए आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो उसमें वो एक्सपोज हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा उनका जो आईएसआई और जो एलईटी के बीच में जो संबंध है, किस तरह से उनका आपस में जो लिंक है, नेटवर्किंग है, वो कैसे काम करती है। और तीसरा, एक सबसे बड़ी जो जरूरी बात यह है कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो दूसरे देश के साथ किस तरह से नेगोशिएशन किया जाए, वो इससे हमको बहुत ज्यादा लेसन लर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से हम दूसरे ऐसे कोई फ्यूजिटिव या कोई और हमारे क्रिमिनल्स दूसरे देश में टेररिस्ट वगैरह जाएंगे तो उनके साथ भी डील करने में ये एक उदाहरण हो जाएगा। और हो सकता है इसका एक एग्जाम्पलरी, जैसे हमारे साथी ने बताया, सजा देने में तो क्योंकि उन्होंने कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके नागरिक को किस तरह से कितना सजा दे सकते हैं, उनके अपराध को और अपने अपराध में दोनों में सजा में क्या फर्क है, वो तो एक टेक्निकल इश्यू है। वो मेरे ख्याल से वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमको फायदा हुआ है उसका कितना अहमियत है, और हमारी एजेंसीज को इसके बारे में कितना लेसन लर्न करेंगे, क्या क्या वो सीखेंगे इसके बारे में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और राणा से पूछताछ के लिए एनआईए अपनी तरह से पूरी तरह से तैयार है, उससे रक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तहकीकात करेंगी। महाराष्ट्र टीएस की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो सकती है, उन लोगों का भी, क्योंकि वहां पे इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, जब देश पे आतंकी हमला हो तो एनआईए को केस ट्रांसफर के दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ के एटीएस और स्पेशल ग्रुप जो बना हुआ है उसके साथ में वो कोऑर्डिनेट करेंगे, उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसको लेकर के आने के बाद में, बेशक पाकिस्तान ने, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो लगातार वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से ये बयान जारी कर रहा है कि पाकिस्तान का राणा के साथ कोई संपर्क और संबंध नहीं है, लेकिन कहना है वो एक ऐसा बड़ा गुर्गा है हाफिज सईद का, जिसके जरिए वो कई राज उगल सकता है जो भारत की एजेंसियों के काम आ सकते हैं। और वह तमाम चीजें, क्या स्लीपर सेल काम कर रही थी, यानी कि लोकल उनके अपने गुर्गे क्या कोई भारत में काम कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कहीं चूक और वो भी फरार हो गए। ऐसी कई चीजें, कौन से रूट ये लोग अपनाते हैं, कहाँ से फंडिंग होती है, फंडिंग के पीछे क्या नापाक इरादे होते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के आगे सतर्कता हम कैसे बरत सकते हैं, उसके लेकर महत्वपूर्ण होगा राणा। चले, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।